नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल हिंदी विषय का लेके आए हैं। हिंदी में है अपठित गद्यांश। तो आप इस गद्यांश को आराम से पढ़िए। मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ, क्योंकि मैं गद्यांश पढ़ने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अधिक सभ्य कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन को किस सिद्धांत के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण। वास्तविक संस्कृति व्यक्ति कौन है? तो जिसकी बुद्धि या विवेक ने नए तथ्यों का दर्शन किया हो, ये इसका आंसर हो गया। फिर सभ्यता और संस्कृति दोनों क्या है? तो पूरी तरह अलग है। दूसरा है गद्यांश, तो आप इसे भी पढ़िए। तो देखिए, हम प्रश्न को केवल मैं आपको आंसर बताऊंगा ताकि आप पढ़ के इनके आंसरों को समझ सके। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो देखिए मानव के बारे में बताया गया है और उससे रिलेटिव बताया गया है, तो इसका जो शीर्षक होगा वो होगा मानवता। दूसरा है यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं? तो यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। फिर उपयुक्त गद्यांश का सारांश, तो एक मानव को दूसरे मानव के प्रति उदार होना चाहिए और उसे मानवता के नियमों का पालन करना चाहिए। अगला गद्यांश है तीसरा। इसमें प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। ये जो गद्यांश ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटिव है, तो इसका शीर्षक भी आएगा स्वास्थ्य का महत्व। फिर अनमोल क्या है? तो दोस्तों हमारा शरीर जो है वो अनमोल है। अब इसमें शुद्ध और असली के विलोम बताना है, तो शुद्ध का विलोम अशुद्ध और असली का नकली आएगा। अगला गद्यांश है चौथा, इसका जो शीर्षक है वो है कर्मशील मानव। फिर दूसरा है कि उपयुक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा व्यक्ति कर्मशील है, उत्साही और कार्यकुशल है। तीसरा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि किस बारे में है। तो उपयुक्त गद्यांश में मानव की कर्मशीलता और लगन का वर्णन किया गया है। तो ये हो गए हमारे 4 गद्यांश। मैं आपको एक ही वीडियो में सारे गद्यांश और काव्यांश के आंसर बता दूंगा। अगला गद्यांश जो है वो हमारे देश प्रेम के ऊपर है, तो इसका जो शीर्षक होगा वो भी देश प्रेम होगा। फिर दूसरा है देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है? तो जब तक व्यक्ति देश को अपना आराध्य नहीं बनाता तब तक देश के प्रति समर्पण का भाव भी उसमें जागृत नहीं होता है। फिर तीसरा है कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश, यानी कि सारांश दोस्तों ये होता है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसमें से मेन पॉइंट निकालना है कि यह वास्तव में किस चीज के लिए लिखा गया है। तो इसका उत्तर आएगा कि देश प्रेम की भावना समाज और परिवार के प्रेम से श्रेष्ठ होती है, यानी कि जो हमारे देश प्रेम की भावना है वो दूसरे प्रेम से भी श्रेष्ठ होती है। अगला गद्यांश है हमारा, तो ये इसका जो शीर्षक आएगा वो आएगा शौर्य भाव। फिर शौर्य भाव क्या है? तो राष्ट्र गौरव का बखान और राष्ट्र गौरव की रक्षा का प्रबल भाव ही शौर्य भाव है। फिर इसका जो सारांश है वो है कि राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का महत्व अलग ही स्थान रखता है। इस भाव की प्रतिष्ठा सभी युगों में रही है। फिर अगले का गद्यांश का जो है शीर्षक है वो कंप्यूटर और मनुष्य है, जो कि हमें इस गद्यांश में बताया गया है कि कंप्यूटर और इंटरनेट किस प्रकार हमारे जीवन में लाभ और हानि ला रहा है। तो इसका शीर्षक होगा कंप्यूटर और मनुष्य। दूसरा क्वेश्चन है इसी का कि इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरे हैं? तो देखिए, इंसान के कंप्यूटर बन जाने से उनमें संवेदना और नैतिकता का भाव खत्म हो जाता है। वो एक मशीनरी दिमाग चलाता है, तो जो एक नैतिकता रहता है, संवेदना रहती है, भावना रहती है, वो उसमें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर इसका सारांश है कि हमारे जीवन में कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि कुछ समय बाद मनुष्य और कंप्यूटर में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर अगला गद्यांश है इसमें कि इसका शीर्षक, तो ये लोक साहित्य के ऊपर लिखा गया है, तो इसका शीर्षक भी लोक साहित्य रहेगा। लोकगीत की कोई 2 विशेषता लिखी है। तो पहली है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है और लोक गीतों में लोक संस्कृति के समस्त पक्षों का वर्णन होता है। अब है अपठित काव्यांश, तो इसका भी शीर्षक है। तो ये जो काव्यांश है ये हमारी मातृभूमि के ऊपर लिखा गया है, तो इसका शीर्षक होगा मातृभूमि।
फिर प्रश्न है कि कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है? तो कवि भारत माँ को ज्ञान, प्राण और रक्त का जन कण अर्पित करना चाहता है। तीसरा प्रश्न है कि देश की धरती का हम पर क्या ऋण है? तो देखिए, देश की धरती ने रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, वायु आदि चीजें हमें दी है, तो ये सारे देश की धरती के ऋण है। फिर अगला है इसमें कि अगले काव्यांश का शीर्षक तो हमारा देश भारत है, यानी कि हमारे देश के ऊपर इसको लिखा गया है। तो जो हमारा देश है वो भारत है। और आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, हमारे देश की जो परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर है वह अनमोल है, और यह जो भूमि है ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। तो हम अपने देश को प्यार करते हैं। और इस काव्यांश का भावार्थ है कि देश की महानता का वर्णन किया गया है, यानी कि ये जो पूरा काव्यांश लिखा गया है इसमें कुल मिला के जो हमारा देश है उसकी महानता के बारे में हमें बताया गया है। आप इसमें वीडियो को रोक रोक के इसके आंसरों को लिख सकते हैं। फिर अगले काव्यांश का शीर्षक है गीत को बेचना। कवि ने कुछ लाइनें लिखी है जिसमें वो गीत को बेचने का बता रहा है। तो कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती है? तो कवि को गीत बेचने में शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि जिस समाज में वह रहता है वहां लोग अपना ईमान भी बेच चुके हैं, इसलिए कवि के अनुसार उसको गीत बेचने में कोई शर्म नहीं आ रही है। और इस गद्यांश, ये यहाँ मिस्टेक गद्यांश दे दिया होगा कि इसका सारांश देखिए, इस काव्यांश में जो है कवि समझ की सच्चाई का अनुभव कर चुका है, इसलिए उसने गीत बेचने को लेके बात कही है। अगला गद्यांश है हमारा, सॉरी काव्यांश है कि उपयुक्त पंक्तियां किस ऋतु की ओर संकेत कर रही है? तो बसंत ऋतु की ओर संकेत कर रही है। बहन के खुश होने का कारण, तो देखिए बहन के खुश होने का कारण है बसंत ऋतु की सुंदरता, और उस बसंत ऋतु में प्राकृतिक धरोहरों का एक अलग ही नजारा होता है। अब इस काव्यांश का जो भावार्थ है, यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ काव्यांश आएगा। तो ये उपयुक्त काव्यांश में बताया गया है कि प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता में खिली रही है। उसके बाद अगला है कि मोची हर आदमी को किस रूप में देखता है? तो देखिए, मोची जो है वो हर आदमी को एक जूते के रूप में देखता है। दूसरा है हर आदमी की मरम्मत से मोची का क्या अभिप्राय है? तो हर आदमी की मरम्मत का मतलब है उनकी समस्याओं को ठीक करना। और इस गद्यांश का आशय ये है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। अगला काव्यांश है किसका शीर्षक? तो ये वीरों के वसंत के बारे में बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? तो वीरों का वसंत ऐसा होना चाहिए जो देश और समाज की रक्षा के लिए प्रेरित करे। और इस काव्यांश का जो भावार्थ है उसमें वीरों के वसंत की व्याख्या की गई है। फिर अगला है काव्यांश का शीर्षक। तो इसमें पैसे के बीज के बारे में कुछ बताया गया है। तो कवि ने पैसों के पेड़ से क्या कल्पना की? तो कवि के अनुसार पैसे के पेड़ पे फलदार फसलें होगी और उससे व्यक्ति जो है वो अमीर बन जाएगा। और इसका जो भावार्थ है उसके अनुसार कवि जो है उसने अपनी सीख को साझा किया, यानी कि अपनी सीख को बांट दिया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे गद्यांश और काव्यांश के आंसर। मैं आपको 5 से 7 वीडियो में पूरी हिंदी का सॉल्यूशन उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।